हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग फॉर क्लास फिफ्थ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले समय में नेशनल ओलंपियाड्स और टैलेंट सर्च एग्जाम की लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है। आइए चालू करते हैं आज का डिस्कशन। लॉजिकल रीजनिंग में जो सबसे पहला चैप्टर आता है दैट इज सीरीज कंप्लीशन। अब सीरीज कंप्लीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक सीरीज दी होती है जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं और वो वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ एक कॉमन रिलेशन के तहत जुड़े होते हैं। आपको उस सीरीज को ऑब्जर्व करके स्टडी करके उस रिलेशन को फाइंड करना होता है और जो मिसिंग टर्म होता है या जो एंड टर्म होता है, जो टर्म सीरीज को कंप्लीट कर सके गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से, उसे चूज करना पड़ता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एक सीरीज आपको दी हुई है। उस सीरीज में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1, सेकेंड एलिमेंट है 1 और जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज 2। अब इस सीरीज को अगर आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा स्टूडेंट्स, तो 1 + 1 गिव्स यू 2 एंड 1 + 2 गिव्स यू 3। इसी तरीके से 3 + 5 गिव्स यू 8 एंड 5 + 8 गिव्स यू 13। एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो ऑब्जर्व किया गया है इस सीरीज में। इसका मतलब यह है कि इन ऑर्डर टू फाइंड द नेक्स्ट एलिमेंट या सीरीज को और आगे कंप्लीट करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 13 + 8 करना पड़ेगा, विच कम्स आउट टू बी 21। अगर आप 13 और 8 को ऐड करते हैं इट कम्स आउट टू बी 21 और 21 स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इट इज ऑप्शन ए। सो जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सीरीज। सो इसका जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव है दैट इज 21 ऑप्शन ए। सो ये हो गया सीरीज कंप्लीशन के ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन। नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स भी पूछ सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी पूछ सकते हैं। तो ये होता है सीरीज कंप्लीशन। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनालॉजी। अब एनालॉजी स्टूडेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर्स में भी देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि एनालॉजी में आपको 2 पेयर्स दिए होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं किसी कॉमन रिलेशन के तहत। यहां पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहला पेयर क्या है, रोज जो है एक फ्लावर है। सो फ्लावर इज टू रोज, रोज इज अ फ्लावर, फ्लावर इज टू रोज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑल्टरनेटिव इज अ फ्रूट। फ्रूट क्या हो सकता है, इनमें से फ्रूट क्या है? 4 ऑल्टरनेटिव्स आपको दिए, फ्रूट क्या है उसमें से वो चीज आपको बतानी है। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट्स 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, कैबेज, ब्रिंजल, टोमेटो, कॉलीफ्लावर। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आप कैबेज, ब्रिंजल और कॉलीफ्लावर की बात करते हैं तो ये तीनों ऑल्टरनेटिव्स जो हैं दे आर वेजिटेबल्स। लेकिन जो थर्ड ऑल्टरनेटिव आपको दिख रहा है टोमेटो, न्यूट्रिशनिस्ट्स जो होते हैं वो इसे वेजिटेबल कंसिडर करते हैं, लेकिन टोमेटो इज अ फ्रूट। अगर आप साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ फ्रूट के तहत जाएंगे सो टोमेटो इज अ फ्रूट। सो इसका जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव है, द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इज ऑप्शन सी, दैट इज फ्रूट। ऑप्शन सी, फ्रूट इज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। लेट्स मूव अहेड द नेक्स्ट वन। The third topic which comes is classification. Classification में से कुछ questions आते हैं। Classification अगर मैं सिंपल भाषा में आपके साथ शेयर करूं तो आपने बहुत बार odd man out के questions solve किए होंगे। तो जहां पर भी आप odd man out के questions देखते हैं समझ जाइए कि वो classification का question है। यहां पर आपको 4 alternatives दिए हुए हैं। इन 4 alternatives में से 3 alternatives ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो एक common relation शेयर करते हैं और 4 में से एक ऑल्टरनेटिव ऐसा होता है जो बचे हुए 3 ऑल्टरनेटिव्स के कंपैरिजन में अनकॉमन बिहेवियर रिलेशन शो करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको 4 बर्ड्स के नाम दिए हुए हैं, कीवी, ईमू, ऑस्ट्रिच और जो चौथा बर्ड है दैट इज ईगल। ऑप्शन बी में आ रहा है। कीवी, ईमू और ऑस्ट्रिच में कॉमन ये है कि दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, वो उड़ती नहीं है। उनके फेदर्स तो होते हैं लेकिन वो उड़ते नहीं है। और इन चारों बर्ड्स में एकमात्र बर्ड ऐसा है ईगल जो कि फ्लाई करता है, इट फ्लाइज, whereas the rest 3 birds don't fly. So the correct alternative, the correct answer is option B, eagle. So classification में इस प्रकार के questions आ सकते हैं। Moving ahead with the next one, coding decoding। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है स्टूडेंट्स ये वाला। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन में
In a certain code, missions is written as MSSIISNOS. How is online written in that code? अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हैं एक वर्ड है मिशंस, उस वर्ड मिशंस को डिकोड किया गया है, उस वर्ड मिशंस को एनकोड बोल लो या एनक्रिप्ट किया गया है, आपको उसे डिक्रिप्ट करना है, डिकोड करना है। मिशंस को लिखा गया है कुछ इस प्रकार। आपको ये चीज पूछी गई है कि ये जो शब्द ऑनलाइन है इसी कोड का इस्तेमाल करके इसे कैसे लिखा जा सकता है। तो चलिए एक बार मिशंस की स्टडी करते हैं, मिशंस को किस प्रकार लिखा जा सकता है। सो ये रहा ओरिजिनल वर्ड मिशंस, और इसे डिकोड करने, इसको कोड करने के बाद में लिखा गया एज MSIISNOS की तरह। अब यहां पर स्टूडेंट्स आप एक कॉमन ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि मिशंस का जो पहला लेटर है M, उसे एज इट इज लिखा गया M को, और जो लास्ट लेटर S है उसे भी एज इट इज लिखा गया। सिर्फ जो बीच के लेटर्स हैं उसमें इंटरचेंजिंग की गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि IS को SI किया गया, SI को IS किया गया और ON को NO किया गया। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसी पैटर्न को अगर आप ऑनलाइन में यूज करते हैं तो ऑनलाइन का अगर आप इस प्रकार कोडिंग एनकोडिंग करेंगे या कोडिंग डीकोडिंग करेंगे ऑनलाइन का, तो सबसे पहले ये वाला O एज इट इज लिखा जाएगा, ये वाला E एज इट इज लिखा जाएगा। ये जो दो लेटर्स हैं इनको आप इंटरचेंज कर दीजिए, जैसे इंटरचेंजिंग यहां पर की गई है। तो NL का बन जाएगा LN और IN का बन जाएगा NI। अब अगर ध्यान से देखते हैं आप इस पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स को, जिसको उसी कोडिंग डिकोडिंग को इस्तेमाल करके बनाया गया है, सो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, दिस इज द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, OLNNIE, दैट इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। अगेन सेम थिंग इज एप्लीकेबल कि कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें लेटर्स भी आ सकते हैं, अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आ सकती है। इस तरीके से आपको कोड फाइंड करना होता है कि वो कोडिंग डिकोडिंग एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन किया कैसे जाता है। चलिए लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन सेंस। बहुत आसान टॉपिक रहता है, श्योर शॉर्ट इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इवन अ सिंगल मार्क ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बिकॉज बहुत आसान है और स्कोरिंग भी रहता है। डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और उसी के साथ में सब डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। उसके आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा एग्जांपल के तौर पर आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए इसे स्टडी करते हैं और आंसर करने की कोशिश करते हैं। y is in east of x, y is in the east of x, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अगर y x के ईस्ट में है, इसका मतलब x जो है वो y के वेस्ट में है। y is in the east of x, तो मान के चलिए कि अगर x यहां पर है तो यहां पर पोजीशन आएगी y की। विच इज इन दी नॉर्थ ऑफ z, कौन? x। आप स्टेटमेंट अगर ध्यान से देखें तो बहुत केयरफुली आपको समझ में आएगा। y इज इन दी ईस्ट ऑफ x, यहां पर कीवर्ड क्या है? विच, और उसके बाद एक दूसरी स्टेटमेंट चालू होती है। वो दूसरी स्टेटमेंट कौन सी है? इन दी नॉर्थ ऑफ z। तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए y इज इन दी ईस्ट ऑफ x, विच इज व्हाट? x इज इन दी नॉर्थ ऑफ z। अब x अगर z के नॉर्थ में है, इसका मतलब यह है कि x के साउथ में z है, तो मैंने साउथ पोजीशन में z को प्लेस कर दिया। आगे पढ़ते हैं। इफ p इज इन दी साउथ ऑफ z, ओके। अब एक और एलिमेंट आया और वो जो है वो z के भी साउथ में है, इसका मतलब p की पोजीशन यहां पर हो गई। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका जवाब दे भी दिया होगा। दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट, ये होता है साउथ, दिस इज नॉर्थ, और ये वाली जो डायरेक्शन हो गई ये हो गई वेस्ट। अब P जो है वो Y के कंपैरिजन में वेस्ट और साउथ के बीच में है, और वेस्ट और साउथ के बीच वाली जो डायरेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर, लेकिन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ऑप्शन A, B, C और D में साउथ वेस्ट कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब ये है ऑल्टरनेट A इज इनकरेक्ट, ऑल्टरनेट B इज इनकरेक्ट। ऑप्शन C सही होता अगर साउथ ईस्ट की जगह साउथ वेस्ट होता, तो ये भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज none of these, because the correct
करेक्ट आंसर इज साउथ वेस्ट, जो दिए हुए 4 ऑल्टरनेटिव्स में से कहीं पे भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। इस प्रकार डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, इजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स ऑन दिस। चलिए मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट सेट, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। पेपर फोल्डिंग और कटिंग के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है और बहुत स्कोरिंग रहता है। यहां पर आपको आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट द मिसिंग सेगमेंट बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। ये पेपर फोल्डिंग का भी ऐसे क्वेश्चन बोल सकते हैं और पैटर्न अरेंजमेंट या पैटर्न फॉर्मेशन का भी सवाल इस तरीके के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बहुत आसान है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे सॉल्व भी कर लिया होगा। चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम फिगर को, ये रहा प्रॉब्लम फिगर, आपको इस प्रॉब्लम फिगर में चीजें दी हुई हैं और प्रॉब्लम फिगर में आपको आंसर्स को फाइंड करना है। ये 4 आंसर्स दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑल्टरनेटिव है वो प्रॉब्लम फिगर में बैठता है, वो उसको कंप्लीट करता है। आपको बताना है इन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से प्रॉब्लम फिगर के लिए करेक्ट आंसर कौन सा है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम फिगर को कंप्लीट करेंगे। एज यू कैन सी, मैंने इस लाइन को ऐड कर दिया और इस लाइन को जोड़ा। उसके बाद में अगर आप पैटर्न कंप्लीट करने की बात करते हैं तो यहां पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि मैं इसको यहां से इस तरीके से जोड़ दूंगा। तो ये जो रेड लाइंस आप देख रहे हैं, दिस इज द करेक्ट पैटर्न। अब ये वाले पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं दिए हुए 4 ऑल्टरनेटिव्स के साथ में, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स दैट ऑप्शन बी इज द बेस्ट फिट, विच इंप्लाइज दैट इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये चीज स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखनी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पैटर्न अरेंजमेंट्स एंड फॉर्मेशंस में से। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है लेकिन एट द सेम टाइम आसान भी होता है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स ऑन दिस। अगेन यहां पर आपको आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। मिरर इमेज बनानी होती है। अब आप सबको मालूम होता है कि मिरर इमेज कैसी बनती है। मिरर इमेज और वाटर इमेज में एक चीज स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है कि मिरर इमेज बनती है किस तरीके से मिरर को प्लेस किया जाता है। या तो मिरर को लेफ्ट में रखा जाएगा या तो मिरर को राइट में रखा जाएगा, इस चीज का ध्यान देना है आपको। वाटर इमेज जो है वो इन्वर्टेड फॉर्म में बनती है कि मान के चलिए मैं ऐसे बैठा हूं, सामने वाटर है तो मेरी जो परछाई है, मेरी जो इमेज है वो कुछ सामने की तरफ बनेगी। आप भी उसी तरीके से इमेज फॉर्म कीजिएगा। तो मिरर इमेज फॉर्म करनी है 1965 इंडो पाक की। तो चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं 1965 इंडो पाक, और ये मैंने मिरर प्लेस कर दिया। अब मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी है। तो ये देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, ये मैंने बना दिया के, उसके बाद में ये आया ए, अब पाक का पी इस तरीके से आएगा, ओ लिख दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के डी का जो कर्व है वो मिरर की तरफ फेसिंग है, तो इमेज में भी डी का जो कर्व है वो मिरर की तरफ ही फेसिंग होगा। तो ये मैंने डी बना दिया। अब एन की मैंने ये 2 पैरेलल लाइंस पहले बना दी। जो नीचे वाला लाइन है वो मिरर के पास में है, तो इस तरीके से मैंने प्लेस कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देंगे, ऐसा बना देंगे, ये गलत हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देंगे, ऐसा बना देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा बनाना है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आता है आई, ये ऐसा ही लिखा जाएगा। देन दिस इज इट। उसके बाद 6, देन कम्स 9 एंड 1। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ मिरर इमेज व्हेन इट कम्स टू 1965 इंडो पाक। अब देखना है कि ये वाला जो फॉर्मेशन हमने बनाया है, दिस इज द फॉर्मेशन विच वी हैव मेड। ये वाला जो फॉर्मेशन हमने बनाया है, क्या ये वाला फॉर्मेशन दिए गए 4 ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक में फिट है? डज इट फिट्स इन दैट? हमको ये चीज ऑब्जर्व करनी है, हमको ये चीज देखनी है। तो यहां आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो ऑप्शन 2 है, जो बी ऑप्शन है, वो डेफिनेटली नहीं जाता, बिकॉज जो इमेज है वो के से स्टार्ट हो रही है और ये ऑल्टरनेटिव बी से स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन 1, 3 और 4 में से एक करेक्ट आंसर होगा। अब एक चीज स्टूडेंट्स याद रखनी है कि ये वाला जो 1 है ये कुछ इस प्रकार था। मैं इसे थोड़ा सा और रेक्टिफाई कर देता हूं। ये 1 इस प्रकार बनाया गया है, तो ये वाला जो 1 रहेगा ये बाहर की तरफ निकला होगा, क्योंकि ये वाली 1 की जो ये वाली लाइन है ये मिरर से दूर है। तो इमेज में भी ये वाला जो 1 रहेगा उसकी ये जो स्लांट लाइन रहेगी ये मिरर से दूर रहेगी।
अब इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो 1965 इंडो पाक, ये आप देख सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स दैट ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन 4 जो है दैट इज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल्टरनेट 4, ऑप्शन 4 जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। 1, 2, 3 आर इनकरेक्ट, 4 इज द करेक्ट वन। अब फॉर्म करनी है इसी से जुड़ी हुई वाटर इमेज। अब स्टूडेंट्स आपको वाटर इमेज बनानी है, ये चीज ध्यान रखिए। अब आपको वाटर इमेज फॉर्म करनी है और आपको जिस ऑब्जेक्ट की वाटर इमेज फॉर्म करनी है वो दिया हुआ है एज न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर की आपको वाटर इमेज फॉर्म करनी है। ये मैंने वाटर की सरफेस बना ली, ये मैंने बनाया एन और इस तरीके से एन बना लिया, दिस इज यू और ये बन गया यू, सी एल ई ए एंड आर। तो यहां देख सकते हैं स्टूडेंट्स की ये बन गई वर्ड न्यूक्लियर की वाटर इमेज। अब हमको देखना है कि गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से करेक्ट कौन सा है, गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से करेक्ट कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन 2 जो है वो अगेन रूल्ड आउट हो गया है, दैट इजंट द करेक्ट आंसर। वो दिख नहीं रहा है कि वो करेक्ट आंसर है, क्यों? क्योंकि एल का जो फॉर्मेशन आप देख सकते हैं वो गलत है। एल इस प्रकार होता है और इसकी जो वाटर इमेज बनेगी वो इस प्रकार आएगी, जबकि यहां पर जो एल है वो ऐसा दिया हुआ है, तो ये दोनों रिजेंबल नहीं खाते। तो ऑप्शन बी इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इवन ऑप्शन 1 इज आउट ऑफ क्वेश्चन, तो 1 और 2 आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुके हैं। 3 और 4 में से एक आंसर सही है, एक आंसर गलत है। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ई में डिफरेंस है, ये देखिए दोनों का ई का फर्क है। सो इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव है दैट इज ऑप्शन 4। जो ऑप्शन 4 है दैट इज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप फॉर्म करते हैं वाटर इमेज। और यहां पर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया लॉजिकल रीजनिंग फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट टू अपीयर फॉर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ओलंपियाड्स एंड टैलेंट सर्च एग्जाम्स। लॉजिकल रीजनिंग के इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये थी एक्सक्लूसिव वीडियो क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए। और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो वेरी मच।